Good morning, guys. Let's start with anthropology. First class today. हम्म तो सबसे पहले हम लोगों को एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने से पहले वी शुड नो कि एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है। देखो, एंथ्रोपोलॉजी दो शब्दों से बना है, एंथ्रो प्लस पोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपो मीन्स ह्यूमन बींग्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी। सो एंथ्रोपोलॉजी का पूरा अगर हम साथ में मीनिंग देखें तो वो क्या होगा? स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब अब जब हम लोग स्टडी करते हैं ह्यूमन बींग्स के बारे में, तो हम लोग क्या क्या स्टडी करते हैं उनके बारे में। तो भाई, अम, एक चीज है कि ह्यूमन बींग्स कहाँ से आए, ये हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, उसको हम लोग कहते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। क्योंकि उसके अंदर हम लोग हमारे जो ह्यूमन रिमेन्स हैं, हमारे जो होमिनिन रिमेन्स हैं, जैसे हम सबको पता है कि भाई हम सब लोग पहले बंदर थे, उससे इंसान बने धीरे 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 धीरे। तो वो एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे बॉडीज में ह्यूमन ह्यूमन बॉडीज के अंदर चेंजेस आए क्रॉस स्पेस एंड टाइम, जिससे आज जैसे मॉडर्न ह्यूमन बीइंग्स हैं वो प्रोड्यूस हो पाए। हम्म, तो हम लोग शुरू करते हैं मीनिंग एंड स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। सबसे पहले मीनिंग देखते हैं क्या लिखा है। एंथ्रोपोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, देयर ओरिजिन, biological characteristic, cultural development, social relations, and more based in scientific methods. देखो, अब एक इंसान पर हमको पढ़ना है तो उसके अलग अलग पहलुओं को पढ़ना। एक इंसान एक आर्कियोलॉजिकल बीइंग भी है कि भाई कितने जनरेशन से धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ इंसान बदलते 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 आज जैसा मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो बना। ह्यूमन का एक बायोलॉजिकल साइड भी है कि हमारा बॉडी एक बायोलॉजिकल थिंग है, जिसके अंदर खूब सारे बायोलॉजिकल ऑर्गन्स हैं, जिस कारण आज हम लोग सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जिंदा हैं। और ह्यूमन कोई इंडिविजुअल क्रीचर भी नहीं है, ह्यूमन एक सोशल एनिमल है। ह्यूमन को एक सोसाइटी के अंदर रहना पड़ता है जिंदा रहने के लिए। एक ह्यूमन जब इस सोसाइटी के अंदर जीता है तो वो एक अपना कल्चर भी क्रिएट करता है। तो इन सब चीजों को अगर हम लोग साथ में पढ़ाई करें तो उससे हमारे हमारे को एंथ्रोपोलॉजी के बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन मिलता है। अब देखो, एंथ्रोपोलॉजी के चार पार्ट्स होते हैं: फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। ये अपने एंथ्रोपोलॉजी के चार पार्ट्स हैं, जो पूरा पूरे सब्जेक्ट को हम चार पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, और यही चार पार्ट्स हैं। अब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ह्यूमन का बायोलॉजिकल ह्यूमन को एज अ बायोलॉजिकल बीइंग हम लोग समझते हैं कि ह्यूमन की बायोलॉजी कैसे काम करती है, कैसे ह्यूमन के अंदर की जो ऑर्गन्स है वो इंसान को जिंदा रखती है। और जैसे हमारे जेनेटिक्स हैं, हमारे जेनेटिक्स कैसे काम करते हैं हमारे एवोल्यूशन के अंदर, या जो डिजीजेस हम लोग को होती है, जैसे कि हम लोग जेनेटिक डिजीज खूब सारी पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। फिर आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इसके अंदर हम लोग इंसान की पूरी हिस्ट्री पढ़ते हैं कि हम लोग इंसान कहाँ से आए। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम लोग तो हिस्ट्री में ही पढ़ते हैं इंसान की कहानी की, इंसान कहाँ से आया। मगर हिस्ट्री के अंदर हम लोग मोस्टली फोकस करते हैं हिस्ट्री वाले पार्ट। अब हमारे पास जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है वो कितनी पुरानी है? अगर हम लोग पूरी ह्यूमैनिटी के बेसिस पे देखें तो अब आज से 10,000 ईयर्स पहले तक, वहां से हम लोग यूजली रिकॉर्डेड हिस्ट्री की स्टार्ट को मानते हैं। और हम लोग उसको एंथ्रोपोलॉजी के अंदर नहीं पढ़ते हैं, हम लोग उसको हिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं। क्या क्या हुआ एग्जैक्टली, कहानियां क्या क्या थी हमारे रिकॉर्डेड हिस्ट्री। जबकि एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग उससे भी पहले हम लोग प्री हिस्ट्री की बात करते हैं। प्री हिस्ट्री यानी वो टाइम जिसके अंदर हमारे पास केवल आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, हमारे पास कोई लिटरेरी सोर्सेस नहीं है, और हमारे पास कोई भी तरह का फॉरेन अकाउंट नहीं है। तो उस समय की कहानी को हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब जो टर्म एंथ्रोपोलॉजी है उसको पॉइंट किया था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल एक काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक आपने भी इसके बारे में काफी देखा होगा। कुछ लोग सब मानते हैं कि एरिस्टोटल वाज अ कंप्लीटली मिथिकल थिंग, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, ही रियली एग्जिस्टेड। नाउ इट्स ऑल शी सेड सो, मेक अप योर ओन माइंड। ठीक है।
जो टर्म एंथ्रोपोलॉजी है वो एरिस्टोटल ने कॉइन किया था। अब एरिस्टोटल को हम लोग रिगार्ड करते हैं एज फादर ऑफ एंशिएंट एंथ्रोपोलॉजी। तो अगर कोई भी तुमसे पूछे कि भाई फादर ऑफ एंशिएंट एंथ्रोपोलॉजी कौन है, तो वो एरिस्टोटल है। अब एरिस्टोटल ने कैसे डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को? एरिस्टोटल ने एंथ्रोपोलॉजिस्ट को डिफाइन किया एज गॉसिपर, gossip that revolves around man, and anthropologist gossipers who talks about himself. कितना क्लीन वे में एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है एंथ्रोपोलॉजी। उसने पहले क्या बोला? एंथ्रोपोलॉजी एक ऐसी क्या है? एंथ्रोपोलॉजी इज अ गॉसिप दैट रिवॉल्व्स अराउंड मैन। कि मतलब एंथ्रोपोलॉजी गॉसिप है। गॉसिप क्या होता है कि हम तो भाई अपने दोस्तों के बारे में या किसी के बारे में उसके पीठ पीछे या उनके बारे में बातचीत कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ, तो उसको हम लोग गॉसिप कहते हैं। तो उसने बोला तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? गॉसिप है जो मैन के आसपास घूमती रहती है, क्योंकि हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग एक इंसान के बारे में पढ़ते हैं। तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? एक गॉसिप है जो रिवॉल्व करती है मैन के अराउंड। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या है? वो गॉसिपर है जो अपने बारे में। कितने अच्छे वे में एरिस्टोटल ने एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया है। दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन एंड दी, और कोई भी अगर एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई शुरू करता है तो उसको ये डेफिनेशन तो पता होनी ही चाहिए। आगे। अब इसके बाद अब से एरिस्टोटल एरिस्टोटल तो काफी लाइक एंशिएंट ग्रीस में रहता था वो, सो ही वाज लाइक अराउंड 300 400 बीसी, राइट? अब उसके बाद बहुत सारा समय बीत गया और ऑलमोस्ट 13th सेंचुरी तक बहुत कम डेवलपमेंट हो, ठीक है? आफ्टर इट वाज देयर वाज वेरी लेस डेवलपमेंट इन सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। बट 13th सेंचुरी में विद एडवेंट ऑफ रिफॉर्मेशन एरा, substantivist responsivist debate provide a new path for thinkers for subject matter of anthropology. अब क्या हुआ कि अब हम लोग सीधे फास्ट फॉरवर्ड होते 13th सेंचुरी। लेट्स अज्यूम कि भाई अगर एरिस्टोटल 300 या 400 बीसी के आया था, तो 13th सेंचुरी यानी अराउंड 2000 इयर्स लेटर, इसके बाद जाके अब फाइनली एंथ्रोपोलॉजी की फील्ड के अंदर कोई तरह का डेवलपमेंट होना शुरू होता है। अब स्टार्टिंग में एंथ्रोपोलॉजी को हम लोग स्टडी करते थे एज अ सब्जेक्ट, एज सब सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी, फिलोसफी के साथ ही। तो फिर क्या हुआ 13th सेंचुरी में, जब लाइक एडवेंट होने लगा नॉलेज का, लोग लाइक स्टडी करने लगे, एजुकेशन करने लगे, तो दो तरह के लोग आमने सामने आए। एक लोग थे रिफॉर्मिस्ट, एक थे सब्सटैंटिविस्ट। जो सब्सटैंटिविस्ट थे वो लोग बिलीव करते थे कंजर्वेटिव्स में, दे वर कंजर्वेटिव्स। वो चाहते थे कि जैसी चीजें हैं वो वैसी की वैसी ही रहे। जबकि जो रिस्पॉन्सिबिलिस्ट थे वो क्या चाहते थे कि नहीं, जैसे जैसे समय बदल रहा है उसके हिसाब से चीजें बदलते हुए। तो जैसे आज आज की सोसाइटी डिवाइडेड है। अमेरिका के अंदर कंजर्वेटिव्स हैं, लिबरल्स हैं। इंडिया के अंदर हमारे हमारे यहाँ पर लेफ्ट विंगर्स, राइट विंगर्स हैं। लाइक ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल सोसाइटी के अंदर चीजें ऐसे ही बदल जाती हैं। तो अब ये जो सब्सटैंटिविस्ट और रिस्पॉन्सिविस्ट के बीच में जो डिबेट्स होने लगी, जब ये दोनों के बीच में लोग डिसाइड करने लगे कि क्या ट्रेडिशन के साथ रहना बेटर है या फिर समय के साथ चीजें बदलना बेटर है, जब इन दोनों के बीच में डिबेट्स होने लगी, तब एंथ्रोपोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट आना शुरू हुआ पहली बार आफ्टर 2000 ईयर्स। इसके कारण क्या होने लगा कि अब यूनिवर्सिटी और जर्मनी के अंदर हम लोग एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने लगे, सब सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी। यहां पर एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया गया एज स्टडी ऑफ मैन एज अ मोरल एंड फिजिकल बीइंग। अब देखो, पहले एरिस्टोटल के समय हमने बात किया कि एंथ्रोपोलॉजी इज अ गॉसिप जो रिवॉल्व करती है मैन के अराउंड, और एंथ्रोपोलॉजिस्ट को क्या बोला? एज अ गॉसिपर जो अपने बारे में गॉसिप करता है। बट अब देखो, एंथ्रोपोलॉजी की जो डेफिनेशन है वो इवॉल्व कर रही है, वो समय के साथ बदल रही है। जैसे जैसे लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, जैसे जैसे रिस्पॉन्सिविस्ट और सब्सटैंटिविस्ट के बीच के डिबेट्स इवॉल्व हो रहे हैं, वैसे वैसे डेफिनेशन जो है एंथ्रोपोलॉजी की कि इसका मतलब क्या है, वो चीज बदल रही है। देखो, अब एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन क्या हो गई? एंथ्रोपोलॉजी वाज डिफाइंड एज द स्टडी ऑफ मैन, है ना? ऑब्वियसली है तो स्टडी ऑफ मैन ही, बट अब क्या? मैन एज अ मोरल बीइंग एंड अ फिजिकल बीइंग। तो ये एक काफी बड़ी चीज है। इससे आपको समझ आता है कि एंथ्रोपोलॉजी की हिस्ट्री कैसे है। एंथ्रोपोलॉजी आज आज के जमाने में हम लोग जो एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ते हैं वो कैसे डेवलप हुआ, कहाँ से डेवलप हुआ, यही डेवलप। अब अब यहाँ तक हमने कहानी कवर की है, एंथ्रोपोलॉजी कहानी कवर की है 13वीं सेंचुरी तक। अब आगे आते हैं, अब 18वीं सेंचुरी में आते हैं। अब जो जो यूनिवर्सिटी जो जर्मनी के अंदर फिलोसफी में था, उसके अंदर एक बहुत बड़ा पर्सन आता है, इमानुएल कांट। अब इमानुएल कांट एक बहुत बड़ा
हिस्टोरिकल फिगर है जिसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में भी पढ़ते हैं, फिलॉसफी में भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी में भी पढ़ते हैं। आप इसको जीएस पेपर में भी आप इसको मेंशन कर सकते हो, आप इसको ऐसे के अंदर भी मेंशन कर सकते हो, मतलब इसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है इस बंदे का, ठीक है? देखो एंथ्रोपोलॉजी ने डिफाइन जो सॉरी इमानुएल कांट ने डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को इन हिज बुक एंथ्रोपोलॉजी, राइट? आसानी से याद आ जाएगा, राइट? एज अ स्टडी which describe and explains the animal origin, social as well as cultural development and progress of man. अब देखो, अब देखो फिर से देखो, अब 13वीं सेंचुरी के अंदर हमने 13वीं सेंचुरी के अंदर एक्चुअली डेफिनेशन क्या देखी थी एंथ्रोपोलॉजी की, कि एंथ्रोपोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ मैन एज अ मोरल बीइंग एंड अ फिजिकल बीइंग। देखो अब 13वीं सेंचुरी के अंदर जब सब्सटैंटिविस्ट और रिस्पॉन्सिबिलिस्ट के बीच में डिबेट होने लगी थी, तब अब इंसान को वी आर नॉट लुकिंग एट ह्यूमन एज जस्ट एज एन एनिमल, हम लोग ह्यूमन को देख रहे हैं एज अ मोरल बीइंग एंड एज अ फिजिकल बीइंग एज वेल। अब जब 18वीं सेंचुरी के अंदर जर्मनी के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी, उसके अंदर इमानुएल कांट नाम का एक फिलोसफर आया और उसने एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया अपनी खुद की किताब जिसका नाम भी एंथ्रोपोलॉजी ही है। कैसे डिफाइन किया उसको? as a study which describes and explains the animal origin। देखो अब 18th सेंचुरी में आते आते हम लोग को हमारे बारे में थोड़ी सी नॉलेज इंक्रीज हो रही थी, हम लोग अपने आप को थोड़ा थोड़ा बेटर समझ रहे थे। तो हम लोग अब ये चीज समझ चुके थे 18वीं सेंचुरी में आते आते कि हम लोग कोई अलग से लाइक हम लोग नेचर से कोई अलग चीज नहीं है, हम लोग भी पहले नेचर का पार्ट ही थे, है ना? हम लोग पहले बंदर थे, जो पहले हम लोग आर्बोरियल थे, हम लोग पेड़ के ऊपर रहते थे और फिर पेड़ के नीचे हम लोग धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ धीरे धीरे हम लोग क्वाड्रूपेडल से बाइपेडल बने, टूल मेकिंग शुरू हुई, ह्यूमन का ब्रेन इंक्रीज होने लगा, साइज हमारा, हम लोग कुक्ड फूड खाने लगे इंस्टेड ऑफ रॉ फूड, एक कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली इवॉल्व होने लगा जिससे धीरे धीरे इंसान एज अ सोशल बीइंग डेवलप हुआ और धीरे धीरे एवोल्यूशन के साथ साथ आज जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग है वो आ गया। तो देखो अब जब इमानुएल कांट बात कर रहा है एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तो उसकी डेफिनेशन एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफरेंट है और थोड़ी सी इवॉल्व कह सकते हैं। देखो एग्जैक्टली उसने कैसे डिफाइन किया ह्यूमन बीइंग को, उसने डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को, नॉट अ ह्यूमन बीइंग, राइट? उसने कैसे डिफाइन किया अपनी बुक एंथ्रोपोलॉजी में? एज अ स्टडी व्हिच डिस्क्राइब्स एंड एक्सप्लेन्स द एनिमल ओरिजिन, राइट? अब हम लोग देख रहे हैं कि इंसान का एनिमल ओरिजिन क्या है, मतलब कि हम लोग कहाँ से कौन से बंदर थे जिससे हम लोग इवॉल्व होते होते इंसान बने। स्टडी जो डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेन करती है इंसान का एनिमल ओरिजिन, सोशल एज वेल एज कल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ मैन। तो देखो अब हम लोग अब हम लोग एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, उसके सोशल लाइफ की बात कर रहे हैं और कल्चर के एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं और प्रोग्रेस की भी बात कर रहे हैं। बट देखो इसके अंदर जो शब्द यूज किया प्रोग्रेस, अभी प्रोग्रेस एक बहुत लाइक एक क्या बोल सकते हैं, इज अ वेरी वेरी न्यूट्रल टर्म, राइट? आप उसको गलत चीज के लिए भी प्रोग्रेस हो सकता है, लाइक भाई कैंसर प्रोग्रेस कर रहा है, वो अच्छी चीज तो है नहीं, बट प्रोग्रेस तो कर रहा है, राइट? और दूसरी तरफ में कि हम लोग बोल सकते हैं कि इंसान लाइफ में प्रोग्रेस कर रहा है, तो वो क्या खराब चीज है अच्छी चीज है? डिपेंड करता है किस चीज में प्रोग्रेस कर रहा है, राइट? तो उसने लिखा है यहाँ पर प्रोग्रेस ऑफ मैन। अब मेरे को ये लगता है कि कांट ने प्रॉब्ली जब प्रोग्रेस ऑफ मैन शब्द यूज किया था, तब उसने इसको एक पॉजिटिव वे में ही लिया था कि कैसे इंसान का कल्चर धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है, इंक्रीज होता है, इंप्रूव होता है। बट अगेन दैट इज एम्बिगुअस, दैट इज हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, अगर एग्जैक्ट शब्द किसी ने पूछे तो वो यही है। अब 18th सेंचुरी में हमने देखा कि इमानुएल कांट ने कैसे डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी। अब अब आते हैं हम लोग उसके भी अगले 19th सेंचुरी यानी 1800s में हम लोग, ठीक है? अब देखो 1800s का समय आ चुका है, इस समय कॉलोनाइजेशन अब प्रॉपर्ली हो चुका है, केवल अफ्रीका इज नॉट कॉलोनाइज येट, बट बाकी दुनिया कॉलोनाइज हो चुकी है इस पॉइंट। तो अब देखो अब इस समय क्या था कि साइंस, सोसाइटी की स्टडी, ये सब के सब ब्रिटिशर्स, राइट, अमेरिकन, यही लोग कर रहे थे। तो हम लोग जब स्टडी करेंगे सोशो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी, तो हम लोग उसमें चीज नोटिस करेंगे कि हम लोग स्टार्ट भी वहीं से करेंगे, वही 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 उस समय की थ्योरी से करेंगे। तो इस समय हम लोग आज जो एंथ्रोपोलॉजी पढ़ते हैं उसका प्रॉपर डेवलपमेंट शुरू हो चुका था। अब देखो 19वीं सेंचुरी में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, राइट, उसने डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को
अब देखो डेफिनेशन और इवॉल्व होगी, डेफिनेशन फिर बदलेगी आप समय के साथ। तो अब 19वीं सेंचुरी में इंसाइक्लोपीडिया और ब्रिटानिका ने क्या डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को? एज अ डिसिप्लिन डिवोटेड टू द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन नेचर. Human nature is complex and tells us about human biology, human culture, and human society. अब देखो, a discipline देखो, अब वो एंथ्रोपोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं. इससे पहले एंथ्रोपोलॉजी एक सब सब्जेक्ट था, या फिर इट वाज जस्ट अ टर्म. बट अब एंथ्रोपोलॉजी इज अ प्रॉपर सब्जेक्ट. तभी देखो इसको क्या लिखा है, अ डिसिप्लिन डिवोटेड टू डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन नेचर. मतलब कि एक डिसिप्लिन जो डिवोटेड है टू द डिस्कोर्स. डिस्कोर्स मतलब अपना जो इंसान जो है, इंसान का डिस्कोर्स है, इंसान की जो जिंदगी है, इंसान की जो जीने का तरीका है, इंसान इंसान जो है ना, उसके बारे में वो स्टडी करता है. अब ह्यूमन नेचर क्या है? ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स चीज है ना. ह्यूमन नेचर इवॉल्व हुआ है धीरे 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 धीरे. हम लोग हमारा खुद का नेचर ठीक से नहीं समझते हैं. हम लोग, कई लोगों को अपनी पूरी पूरी जिंदगी लग जाती है अपना खुद का नेचर समझने में. तो ह्यूमन नेचर कॉम्प्लेक्स है. मतलब हमको क्या क्या बताता है? हमारी बायोलॉजी के बारे में बताता है. क्यों? क्योंकि हमारा नेचर इज लिमिटेड विद आवर बायोलॉजी, राइट. हमारा जो नेचर है, हमारा जो कल्चर है, वो एज ह्यूमन, एज अ बाइपीडल, राइट. बाइपीडल बीइंग जो दो हाथ यूज करता है, उसी के हिसाब से डेवलप होगा. उसी के हिसाब से हमारी ह्यूमन बायोलॉजी भी होगी. उसी के हिसाब से हमारा ह्यूमन सोसाइटी भी होगा. अब देखो, एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, अब 18वीं सेंचुरी के एंड, यानी 1799, राइट. उस समय 1790s की बात कर रहा है, राइट. एक ब्रिटिश स्कॉलर था, ईबी टेलर. दिस इज द सबसे पहला एंथ्रोपोलॉजिकल थिंकर है जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, राइट. तो एक ब्रिटिश स्कॉलर था, ईबी टेलर करके, एडवर्ड बर्नेट टेलर उसका फुल नेम था, है ना. अब यहाँ से हम लोग प्रॉपर एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज के अंदर आते हैं, जिनको हम लोग कवर करते हैं. जबकि ईबी टेलर भी was ईबी टेलर का भी, मतलब his theory is very outdated now, है ना. His theory has been disproven. It does not connote to what modern anthropology is, but फिर भी इसके बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है. क्यों? हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हम लोग हिस्ट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम लोग, जो हमारे प्रेडिसेसर्स थे, उनकी गलतियों से हम लोग सीख ले सके, भी गलतियों से हम लोग समझ सके कि हमको क्या चीज रिपीट नहीं करनी है. तो अगर हम लोग एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़ते हैं पास्ट से आज जिस पॉइंट तक है हम लोग, तो हम लोग, हमारे जो प्रेडिसेसर्स थे, उन्होंने जो गलतियां की, उन्होंने जो चीजें, गलत चीज समझी, वो चीज अगर हम लोग समझेंगे, उससे हम लोगों को आज की सोसाइटी के का एक बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने में हेल्प मिले. तो एंड ऑफ 18th सेंचुरी के अंदर एक ब्रिटिश स्कॉलर था, ईबी टेलर करके. उसने डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को इन हिज बुक प्रिमिटिव कल्चर. अब ये काफी इंपॉर्टेंट, राइट. आपको ये सब चीजों को एकदम याद होना चाहिए कि ईबी टेलर की किताब कौन सी. मेरे को भी याद नहीं है, इसीलिए मैं इस चीज को इतनी बार बोल बोल के रिपीट कर रहा हूँ, ताकि मेरे को वो चीजें भी दिमाग में मेरे बैठ जाए, क्योंकि मेरा भी 2027 में अटेम्प्ट है. तो 18वीं सेंचुरी के अंदर एक ब्रिटिश स्कॉलर था, ईबी टेलर, ठीक है. उसने डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को, उसकी खुद की किताब जिसका नाम क्या है, प्रिमिटिव कल्चर. उसने क्या डिफाइन किया? द स्टडी ऑफ ओल्ड रिमेन्स ऑफ पीपल एंड फिजिकल फीचर्स, रेस, लैंग्वेज, कस्टम, प्रैक्टिसेस ऑफ प्रिमिटिव पीपल. इसकी डेफिनेशन अब फिर बदल गई. हम लोग, जब हम लोग एरिस्टोटल से हमने शुरू किया था, तो एरिस्टोटल ने डिफाइन किया था एंथ्रोपोलॉजी को as a gossip that revolves around man, और anthropologist को as a gossiper who gossips about self. तो देखो, उस समय एक बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी एंथ्रोपोलॉजी की. हम लोग बस ये मानते थे एरिस्टोटल के समय में कि एंथ्रोपोलॉजी बस एक, हम लोग एक दूसरे के बारे में, अपने बारे में बातचीत कर रहे हैं. फिर धीरे धीरे उसका डेफिनेशन इवॉल्व किया, चीजें बदली, और बदलते बदलते अब हम लोग उसके अंदर और डीपर जाने लगे. 13वीं सेंचुरी के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिस्ट और सब्सटैंटिविस्ट के डिबेट्स के कारण एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन फिर बदल गई. अब एंथ्रोपोलॉजी क्या बन चुका था? एंथ्रोपोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ मैन एज अ मोरल एंड फिजिकल बीइंग. फिर उसके बाद इमानुएल कांट आता है, राइट. 17th सेंचुरी के अंदर उसने डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को एज, उसने डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी एज अ स्टडी ऑफ ह्यूमन ओरिजिन. अब भूल गया मैं एग्जैक्टली क्या
डिफाइन किया था। है ना? है ना? इस एज़ अ स्टडी जो एक्सप्लेन करती है ह्यूमन्स के एनिमल ओरिजिन को, सोशल एज़ वेल एज़ कल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ मैन। कांट की जो डेफिनेशन है उसके अंदर ह्यूमन ओरिजिन, सोशल एज़ वेल एज़ कल्चरल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस की बात की। इन 4 चीज़ों की बात। फिर ब्रिटानिका के हिसाब से ह्यूमन ह्यूमन एवोल्यूशन एंथ्रोपोलॉजी है ना, इसकी इसकी डेफिनेशन फिर बदल गई। अब encyclopedia britannica के हिसाब से it is a discipline devoted to discourse of human nature. Human nature is complex and tells about human biology, human culture and human society. फिर एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में एक ब्रिटिश स्कॉलर था ईबी टेलर करके, है ना, उसने डिफाइन किया अपनी किताब प्रिमिटिव कल्चर के अंदर एंथ्रोपोलॉजी को, द स्टडी ऑफ ओल्ड रिमेन्स ऑफ पीपल एंड फिजिकल फीचर्स, रेस, लैंग्वेज, कस्टम, प्रैक्टिस ऑफ प्रिमिटिव पीपल। अब क्रिटिसिज्म क्या है? अब ईबी टेलर की मिस्टेक ये थी कि उस समय तक हम लोग ह्यूमन के एवोल्यूशन को अकिन देखने लगे थे एज नॉर्मल बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, जो फिजिकल एवोल्यूशन होता है ह्यूमन या एनी बायोलॉजिकल बीइंग। बट ये जो पैरेलल हमने क्रिएट किया विद जो ह्यूमन का सोशल या कल्चरल डेवलपमेंट है, उसका हमने जो पैरेलल डेवलप किया बायोलॉजिकल डेवलपमेंट में, ये चीज में ये चीज में एक बहुत बड़ा अजम्पशन ले लिया एबी टेलर ने। ये चीज में मान ली कि दोनों चीजें सेम तरीके से इवॉल्व करती है। और यहीं पर ईवी टेलर की सबसे बड़ी गलती थी कि उसने कल्चर को एज अ डिफरेंट एंटिटी, है ना, उसने सोसाइटी को एज अ डिफरेंट एंटिटी नहीं, उसने उसको एक बायोलॉजिकल एंटिटी समझ लिया, जो बहुत हद तक गलत है। अब एवोल्यूशन एवोल्यूशन आप देखिए, एवोल्यूशन क्या है? इज अ बायोलॉजिकल मैकेनिज्म जिससे एक बायोलॉजिकल बीइंग अडेप्ट करता है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, राइट? तो ह्यूमंस अब अलग-अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं। कुछ ह्यूमंस रहते हैं पहाड़ों के ऊपर, कुछ ह्यूमंस रहते हैं प्लेन्स में, कुछ ह्यूमंस रहते हैं खाई के अंदर, कुछ ह्यूमंस रहते हैं सी के पास में। तो वो सब ह्यूमंस अपने-अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अलग-अलग तरीके से इवॉल्व कर गए। अब अब इस समय तक जब बायोलॉजी की भी अंडरस्टैंडिंग उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हुई थी। लोग को लगता था कि इवोल्यूशन इज़ अ यूनिवर्सल थिंग, इवोल्यूशन इज़ समथिंग व्हिच हैपेंस एवरीवेयर। तो इसी कारण से ईबी टेलर को एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि सोसाइटी एंड कल्चर इज जिसका उसका एवोल्यूशन सेम तरीके से होता है एज ह्यूमन, जिसका एक बायोलॉजिकल एवोल्यूशन। तो अब ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी और यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बनता है ईबी टेलर की थ्योरी से। ये देखो, ईबी टेलर ने कैसे डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को? एज अ स्टडी ऑफ ओल्ड रिमेन्स ऑफ पीपल, है ना? ओल्ड रिमेन्स ऑफ पीपल, ओल्ड रिमेन्स ऑफ पीपल मतलब वही आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो हमारे को अर्ली होमिनिन्स और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, आर्डियोपिथेकस कडप्पा, राइट? इस टाइप के जो पुराने जो ओल्ड ह्यूमन होमिनिन्स हमको मिले हैं, उनकी स्टडी, है ना? तो अब वो इसको पूरी तरीके से बायोलॉजी के साथ कंपेयर कर रहा है। तो क्या है? स्टडी ऑफ ओल्ड रिमेन्स ऑफ पीपल एंड फिजिकल फीचर्स। तो फिजिकल फीचर्स की बात कर रहा है कि भाई फेस स्ट्रक्चर कैसा है, नोज कैसी है, आईज बड़ी है, छोटी है, किस तरह की आईज है। तो अगेन ही इज टॉकिंग अबाउट अ बायोलॉजिकल फीचर, राइट? फिजिकल फीचर, रेसेस अगेन, राइट? जो ह्यूमंस हैं हम लोग उनको 3 मेजर रेसेस में हम लोग ह्यूमंस को डिवाइड करते हैं। कॉकसॉइड रेस, मंगोलॉइड रेस एंड नेग्रोइड रेस। अब जो नेग्रोइड रेस है, दे आर द पीपल लिविंग इन अफ्रीका। कॉकसॉइड रेस हम लोग इनको यूजुअली हम लोग मानते हैं दीस पीपल केम फ्रॉम द कॉकसॉइड माउंटेन्स इन द कॉकसस, राइट? कॉकसस का है उधर अजरबैजान, आर्मेनिया एंड जॉर्जिया के आसपास, वहां पर कॉकसस माउंटेन है। तो वहां से हम लोग मानते हैं। और मंगोलॉइड आर द चाइनीज पीपल, जापानीज, साउथ कोरियन, राइट? वियतनामीज, हमारे जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट वाले पीपल है, राइट? दे आर क्लोजर टू द मंगोलॉइड पीपल। और हम जो नॉर्थ इंडियंस हैं, हम लोग वी आर द मिक्स ऑफ ऑल थ्री, है ना? हम तीनों के मिक्स हैं। हमारे अंदर नेग्रोइड डीएनए भी हम लोग को मिलता है, मंगोलॉइड डीएनए भी मिलता है एंड कॉकसॉइड डीएनए भी हम लोग को मिलता है। हम लोग ये चीज और पढ़ेंगे फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, जब हम लोग जेनेटिक स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे, लाइक जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट, राइट? हम ये इन सब के बारे में पढ़ेंगे, तब हम लोग इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। बट अब लाइक आपको मोटा मोटी ये चीज पता होनी चाहिए कि हम जो नॉर्थ इंडियंस है, हमारे अंदर ज्यादा ज्यादा कॉकसॉइड
मंगोलॉइड एंड नेग्रोइड डीएनए मिलता है, जबकि साउथ इंडियन पीपल जो है दे आर प्रीडोमिनेंटली नेग्रोइड, एंड जो नॉर्थ ईस्ट वाले पीपल है दे आर प्रीडोमिनेंटली मंगोलॉइड. अब इस लाइक देयर इज नो एब्सोल्यूट, राइट? कोई एब्सोल्यूट चीज नहीं है. इवन एक आपको प्रॉपर चाइनीज पर्सन भी आपको मिलेगा, तो वो पर्सन भी is not a proper mongoloid. वो भी एक मिक्सचर होगा सब चीज. Okay, he will just have predominantly more mongoloid features. तो देखो, ईवी टेलर ने डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को एज स्टडी ऑफ old remains of people and physical features, races, language, custom, practice of primitive people. तो देखो, इसमें केवल बायोलॉजिकल चीजें और जो कल्चरल चीजें लाइक लैंग्वेजेस हो गए है ना, कस्टम्स हो गए, प्रैक्टिसेस जो हो गए प्रिमिटिव पीपल के, है ना, उन्हीं उन्हीं स्टडी, उन दोनों की स्टडी को उसने बोला एंथ्रोपोलॉजी, जो एक कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है. इट इज नॉट अ रॉन्ग डेफिनेशन. अगर इवी टेलर का आज के जमाने में कोई भी चीज रेलेवेंट है, वो है उसका डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. उसने इस तरीके से डिफाइन किया. यही चीज आज तक टिकी भी है, क्योंकि दिस इज नॉट रॉन्ग बट दिस इज नॉट कंप्लीटली राइट इधर. इट्स नॉट अ फुल डेफिनेशन. और अगर कोई बोले कि क्या आज हमारे पास एंथ्रोपोलॉजी की फुल डेफिनेशन है, वो भी गलत है. लाइक ईबी टेलर के समय में लोग मानते थे ईबी टेलर की जो डेफिनेशन दी हुई है वो कंप्लीट डेफिनेशन है. आज हम लोग मानते हैं कि भाई आज जो हमारे जो मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट थिंकर्स है, उन्होंने जो डेफिनेशन दी वो पूरी थिंकर है. आगे आ सकता है फ्यूचर में आके कोई नई थ्योरी आ जाए, दैट विल बी द रियल. सी, इट्स अ साइंस, राइट? इट इज नॉट स्टैटिक, देयर इज नो एब्सोल्यूट्स हियर. ये सब चीजें धीरे धीरे अपने साथ साथ, जैसे कि इंसान इवॉल्व कर रहा है उसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी भी साथ साथ में इवॉल्व कर रही है, क्योंकि इंसान की नीड्स के साथ साथ जैसे इंसान नीड बदल रही है, वैसे वैसे एंथ्रोपोलॉजी बदल रहा है, क्योंकि वो इंसान की नीड्स ही पढ़ने के लिए सब्जेक्ट है. So, the definition of Ingrid Taylor was based on biological evolution. That is why it was considered as partially deficit. Right? अब अब हम लोग आते हैं लेटर इन 20th सेंचुरी. और 20th सेंचुरी में हम लोग आ चुके हैं. 20th सेंचुरी यानी 1900s में हम लोग आ चुके हैं ना. दिस इज द मॉडर्न एरा नाउ, है ना. मॉडर्न स्कॉलर्स लाइक Malinowski, Franz Boas, R.C. Brown define anthropology as study of man at all level of development. Thus, they revolve the issue of 19th century definition and emphasis on broader scope of biology, society, and culture of man throughout time in all parts of the world. देखो, अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग मॉडर्न स्कॉलर्स की तरफ आते हैं, अब मॉडर्न स्कॉलर्स में हम लोग ये सब सोशो कल्चर एंथ्रोपोलॉजी में सबको पढ़ेंगे हम लोग. Malinowski, फ्रांस बोआ इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. इसी का गिवन है हिस्टोरिकल पर्टिकुलरिज्म, है ना. ये चीज पढ़ना लाइक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, जिसके बारे में अभी भी सवाल आते हैं कभी. एंड आरसी ब्राउन, हम लोग Malinowski, आरसी ब्राउन है ना. आरसी ब्राउन बोलते थे टीचर ऑफ Malinowski, तो इनकी भी कहानी काफी इंटरेस्टिंग है. अब देखो, अब जो मॉडर्न स्कॉलर्स थे उन्होंने कैसे डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी. उन्होंने डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी को एज स्टडी ऑफ मैन एट लेवल ऑफ डेवलपमेंट. ठीक है. अब देखो, अब जो स्टडी अभी की जो डेफिनेशन दिखेगी एंथ्रोपोलॉजी की, वो थोड़ी सी वेल राउंडेड होगी, वो थोड़ी सी वेल डेवलप्ड होगी. तो क्या डिफाइन किया एंथ्रोपोलॉजी एज स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल ऑफ डेवलपमेंट. हर लेवल ऑफ डेवलपमेंट में अगर हम लोग स्टडी करेंगे मैन को, तो उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे. अब देखो, अगेन इसके अंदर एक एम्बिगुअस चीज है, लेवल ऑफ डेवलपमेंट. लेवल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है? लाइक व्हाट इज डेवलप, व्हाट इज नॉट डेवलप, है ना. दीस आर ऑल एंथ्रोपोजेनिक व्यूज, इनको हम लोग कह सकते हैं. मतलब ये एक ह्यूमन बेस्ड व्यू है. हम हमारे व्यू के बेसिस के हिसाब से हम लोग किसी को डेवलप कह सकते हैं, किसी को नॉन डेवलप कह सकते हैं, राइट. क्योंकि ये दिस इज अ ह्यूमन कॉन्सेप्ट. हम लोग कंसिडर करते हैं क्या डेवलप है, क्या नहीं डेवलप है. जैसे कि और इस चीज का जो डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा समय समय के साथ, जैसे एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है. लेट्स टेक फैशन फॉर एग्जांपल. ठीक है. अब पास्ट में जब लाइक इफ यू लुक एट द फैशन ऑफ विक्टोरियन एरा ऑफ लंदन, राइट. आप जब उसमें देखोगे तो लाइक women आर वेयरिंग लॉन्ग स्कर्ट्स, राइट. दे आर वेयरिंग corsets, बट उनका पूरा अपर बॉडी इज कवर्ड. लाइक सिर के ऊपर दे यूज्ड टू वेयर सम सॉर्ट ऑफ लाइक क्लॉथ और सम हैट समथिंग, राइट. जो अपर क्लास वुमेन थी वो लोग अपने क्या बोलते हैं, अपने हेयर को ब्रेड कर दी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के अंदर, या अलग अलग तरीके से. लाइक जितना बड़ा ब्रेड होता था उतना मानते थे कि आप उतने प्रेस्टिजियस या आप उतने बड़े फैमिली से आते हो. तो और उस समय दैट वाज कंसीडर्ड फैशनेबल, राइट. फैशन क्या है?
इट इज व्हाट मैन के लिए फैशन है, व्हाट गर्ल फाइंड अट्रैक्टिव ऑन हिम, और एक लड़की के लिए फैशन है व्हाट अ गाय फाइंड अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव ऑन हर, राइट? और वो चीज का डेफिनेशन धीरे धीरे बदलता है। अब विक्टोरियन एरा इंग्लैंड के अंदर अगर दिस दैट वाज द ब्यूटी स्टैंडर्ड, दैट वाज द फैशन, टॉप ऑफ द फैशन, तो इसका मतलब दैट वाज कंसिडर्ड एज मोस्ट अट्रैक्टिव ऑन वुमेन, राइट? और मेन के लिए भी उस समय अलग था, लाइक मेन यूज्ड टू वेयर दोस काइंड ऑफ बटन अप कोट, है ना, बटन अप कोट पहनते थे, दे यूज्ड टू वेयर स्ट्राइप पैंट्स, एंड अब दैट इज आल्सो नॉट द फैशन नाउ। आज स्ट्राइप पैंट्स पहनोगे तो मे बी कोई तुम्हारा मजाक उड़ा देगा सड़क पे। तो फैशन क्या हुआ, समय के साथ धीरे धीरे बदलता रह गया। पहले फैशन क्या था, अगेन अभी हम एग्जांपल लिया विक्टोरियन इंग्लैंड का, है ना, इट वाज ऑल अबाउट बटन अप क्लोथ्स, है ना, आपका हेयर कैसा है, आपकी कपड़े कैसे हैं, दैट वाज द होल थिंग। बट आज like today fashion is turned into what, nudism, right? Like it is going back to the ancient times, जब हम लोग बात करते थे कि women, right, हम लोग जब एडम एंड ईव की बात करते थे तो क्या बात करते थे कि लाइक एडम एंड ईव वो लोग पत्ते पहनते थे एज कपड़े, राइट? आज अगर कोई एक्ट्रेस पत्ते पहन के स्टेज पे आ जाए तो दिस विल बी कंसिडर्ड लाइक पीक ऑफ फैशन, ना पीक ऑफ मॉडर्निटी, राइट? सो जैसे फैशन की डेफिनेशन समय के साथ बदलती रहती है, वैसे ही एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन भी समय समय के साथ बदलती रहेगी। और अब देखो, जैसे जो जो मॉडर्न, और दिस इज द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, मोस्ट कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी जो हमारे पास है। देखो, सबसे पहले इसमें एंथ्रोपोलॉजी को डिफाइन किया एज अ स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल ऑफ डेवलपमेंट, है ना, डजंट मैटर कि आप किस लेवल ऑफ डेवलपमेंट में हो। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात की, दिस इज बायोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये बात कर रहे हैं अलग अलग जो ह्यूमन होमिनिन्स थे पास से लेके आज तक, उसकी बात कर। तो डेफिनेशन क्या है, एंथ्रोपोलॉजी इज स्टडी ऑफ मैन एट ऑल लेवल डेवलपमेंट, थस दे रिवॉल्व द इशू ऑफ 19th सेंचुरी डेफिनेशन, जो 20th सेंचुरी डेफिनेशन थी उसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि दैट वाज द लास्ट फुल डेफिनेशन वी हैड, राइट? एंड एम्फेसिस ऑन ब्रॉडर स्कोप। अभी ये अब क्या कर रहे हैं, अब ह्यूमन की बायोलॉजी भी आती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, सोसाइटी के में कैसे रहते हैं वो भी आता है, और कल्चर हमारे कैसे इवॉल्व है वो भी आता है, थ्रू आउट टाइम एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। दैट मींस थ्रू आउट टाइम, समझ रहा है? मतलब पूरे समय में, स्टार्टिंग के टाइम से आज तक, और पूरे धरती पे कि अर्थ पे चाहे कहीं पर भी हो, हर जगह, तो तब उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। देखो, अब दिस इज अ मच ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, है ना? अभी कैसे बोल रहा है कि एंथ्रोपोलॉजी क्या है, सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ मैन एट डिफरेंट लेवल्स, राइट? और ऑल द लेवल्स, हर लेवल के ऊपर डेवलपमेंट की स्टडी है मैन की, उसको हम लोग एंथ्रोपोलॉजी कहेंगे, है? और वो एम्फसाइज किस पे करता है, ब्रॉडर स्कोप ऑफ बायोलॉजी, कि हम लोग इंसान की बायोलॉजी भी पढ़ते हैं कि बायोलॉजिकल इंसान, बायोलॉजी हमारी कैसे काम करती है, सोसाइटी, इंसान सोसाइटी के अंदर कैसा रहता है, और कल्चर ऑफ अ मैन थ्रू आउट द टाइम एंड ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, थ्रू आउट टाइम एंड स्पेस, पूरे टाइम एंड स्पेस के अंदर, कि स्टार्टिंग से अभी तक और पूरे धरती की। अब देखो, इट्स अ मच ब्रॉडर एंड मच होलिस्टिक व्यू ऑफ द एंथ्रोपोलॉजी। दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन। In the middle 20th century, thinkers like Herkovitz, Jacob and Stern defined anthropology as a holistic study of man in all sphere of life, including biology, society, culture, behavior, symbolic, cognitive aspects throughout time and space. जो पहली डेफिनेशन थी उसी को थोड़ा सा और, बस उसको थोड़ा सा और ठीक से लिख दिया उसको, आरसी ब्राउन और मैडॉस्की की जो डेफिनेशन थी, उसमें बस उसमें लिखा ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसके अंदर स्पेस से। अब देखो, नेचर क्या है एंथ्रोपोलॉजी का? द सेंट्रल प्रॉब्लम इन नेचर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज इट्स सब्जेक्ट मैटर, वेयर वेदर इट्स अ नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, राइट? सही बात है। सो प्रॉब्लमैटिक थिंग, लाइक हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का नेचर क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है एंथ्रोपोलॉजी को लेके? सेंट्रल प्रॉब्लम एंथ्रोपोलॉजी को लेके ये है कि भाई ये सब्जेक्ट किस चीज का है ना? अब जो एंथ्रोपोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें आधी चीज साइंस है, राइट? फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। अब दैट इज कंप्लीट साइंस, उसके अंदर आपको बायोलॉजी की नॉलेज आपको बहुत काम आएगी। आप ह्यूमंस के रिमेन्स को स्टडी कैसे करते हो, अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी उसके अंदर बहुत काम आएगा, कि आप अगर फील्ड पे हो और आपको ह्यूमन बहुत मिला है तो आप उसको हैंडल कैसे करते हो एज अ एंथ्रोपोलॉजिस्ट, राइट, और एज एन आर्कियोलॉजिस्ट।
तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या है एंथ्रोपोलॉजी, है ना? हम लोग फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी एंड आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग ह्यूमन को एज अ ह्यूमन ह्यूमन को हम लोग साइंस के बेसिस में स्टडी करते हैं, जबकि सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी के अंदर हम लोग ह्यूमन को एक सोशल साइंस की तरह भी स्टडी करते हैं। तो अब ये जो एंथ्रोपोलॉजी है इसको हम लोग कहाँ कंसिडर करें? इसको हम लोग एक क्या हम लोग उसको टेक्निकल एक साइंटिफिक सब्जेक्ट कंसिडर करें, या हम लोग उसको एक सोशल साइंस का सब्जेक्ट कंसिडर करें, ह्यूमैनिटीज का पार्ट कंसिडर करें? बिग प्रॉब्लम। अब अलग-अलग जो थिंकर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने अपना-अपना पर्सपेक्टिव दिया है कि भाई एंथ्रोपोलॉजी को साइंस कंसिडर करें या सोशल साइंस कंसिडर करें। अब ड्यूरिंग द इनिशियल फेज ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल डेवलपमेंट, इट वाज कंसिडर्ड अ नेचुरल साइंस। ठीक है? स्टार्टिंग में जब हम लोग इनिशियल फेज था एंथ्रोपोलॉजी डेवलपमेंट का, तब हम लोग उसको कंसिडर करते थे एज़ अ नेचुरल साइंस। अभी जैसे देखो, हमें जब ईबी टेलर के बारे में पढ़ा, राइट? तो ईबी टेलर का जो सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म था, वो क्या था? कि ईबी टेलर ने एंथ्रोपोलॉजिकल एवोल्यूशन, जो ह्यूमन एवोल्यूशन है, एंथ्रोपोलॉजी को पूरी तरीके से उसने उसको इक्वेट कर दिया बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से। तो वो क्या मान रहा है कि जो स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग है, दैट इज अकिन टू द स्टडी ऑफ बायोलॉजी, है ना? स्टडी ऑफ एवोल्यूशन और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की जो स्टडी है। तो अब इसीलिए उस समय इमिटेटर के टाइम पे हम लोग एंथ्रोपोलॉजी को एज अ नेचुरल साइंस, एज अ टेक्निकल साइंस ही हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट? But because in every aspect of society, anthropologists took the view of animal origin, of humans, है ना? But जो मैंने अभी आपको EBT से explain किया, initially man was considered part of nature and all the social laws were considered similar to natural laws. ठीक है? Initially man के हम लोग मानते थे कि भाई नेचर का पार्ट है, जितने भी सोशल लॉज हैं हम लोग उनको नॉर्मल नेचुरल लॉज के इससे इक्वेट करते थे कि भाई ये सोशल लॉ है, बिकॉज नेचर चाहता है इसलिए ये लॉ है, तो इसलिए हम लोग इसको पूरी तरीके से एक नेचुरल साइंस मान देते हैं हम लोग एंथ्रोपोलॉजी को स्टार्टिंग में। इवन वन क्लासिकल एवोल्यूशनिस्ट थ्योरी गिवन बाय ना, राइट, जो थ्योरी जो ईवीडी ने दी है उसको हम लोग क्लासिकल एवोल्यूशन evolutionism बोलते हैं, ठीक है? The classical evolution theory given by A.B. Taylor also took reference of biological evolution given by Charles Darwin, right? तो जो चार्ल्स डार्विन की स्टडी थी, जो उसने गैलापागोस आइलैंड पे की थी, अबाउट एवोल्यूशन के ऊपर जो उसने स्टडी की थी, राइट? उसको उसका भी रेफरेंस ईबी टेलर ने लिया था, क्योंकि उससे जस्ट पहले हुई थी, और ईबी टेलर को प्रोबेबली उसने जो उसकी थ्योरी जो अपनी थी, उसको वो चीज इंस्पायर ही हुई थी उसको चार्ल्स डार्विन की बायोलॉजिकल एवोल्यूशन की थ्योरी को पढ़ने के बाद। अब ये जर्मन स्कॉलर्स थे, वो रिगार्ड करते थे ह्यूमन लाइफ एंड नेचर को एज टू सेपरेट थिंग्स। ठीक? ये सब तो अपने ब्रिटिश और ब्रिटिश थिंकर्स के बारे में है, राइट? बट अब जर्मनी का एक स्कूल अलग था एंथ्रोपोलॉजी का, एक अपना लंदन में एक स्कूल था, राइट? एक जर्मनी के अंदर एक स्कूल था, और एक अमेरिका के अंदर भी एक स्कूल था, राइट? हम जो सोशल कल्चर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तो हम लोग इन सारे स्कूल ऑफ एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो जर्मन स्कूल जो जर्मन जर्मन स्कॉलर्स है वो रिगार्ड करते थे ह्यूमन लाइफ और नेचर को एज टू सेपरेट थिंग्स। देखो, जैसे आज की जो थ्योरी है, स्टार्टिंग में इबी टेलर की थ्योरी के अंदर हम लोगों इबी टेलर की थ्योरी के अंदर हमने ह्यूमन को और उसके कल्चर को एज अ नेचुरल एवोल्यूशन की नहीं सेम कंसिडर कर लिया। बट देखो, अब जर्मन स्कॉलर देखो, वो ह्यूमन लाइफ और नेचर को एक दो अलग अलग सेपरेट थिंग्स की तरह देख रहे हैं। देखो, इनका अप्रोच बेटर था and refused to accept human life as only of biological origin। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ह्यूमन लाइफ केवल बायोलॉजिकल ओरिजिन नहीं है। बायोलॉजिकल ओरिजिन है, ऑब्वियसली है ना, हम लोग बंदर से इवॉल्व होके आज जो इंसान बने वो बने हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वही पूरी कहानी है, राइट? बीच में इंसान में एक सोशल डेवलपमेंट भी आया, हम लोग सोसाइटी में रहना सीखा है, राइट? फैमिली का सबसे पहले, क्योंकि एक सोसाइटी का तो सबसे जो फंडामेंटल फंडामेंटल जो यूनिट होता है, फंडामेंटल यूनिट सबसे जो छोटा यूनिट होता है ना, वो होता है एक सोसाइटी का फैमिली। और और सारी फैमिलीज को जुड़ के एक बड़ी सोसाइटी क्रिएट होती है। तो तो देखो, तो इंसान का जो सोशल डेवलपमेंट हुआ है, दैट इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन द नेचुरल एवोल्यूशन जो नेचर के हिसाब से हुआ, क्योंकि नेचर हर जगह सेम है बट सोसाइटी हर जगह सेम है। ये चीज से ये बात सही नहीं है, सोसाइटी अलग अलग होती है। सोसाइटी के अंदर जो जिस तरीके से लोग अपने बायोलॉजिकल नीड्स को पूरा करते हैं वो अलग अलग होता है। अब ये भी डेफिनेशन है, ये भी मतलब एक डिबेट है कि क्या सोसाइटी एक इंडिविजुअल के बेसिक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनी है, या फिर
ह्यूमन के बेसिक नीड्स क्रिएट हुए हैं सोसाइटी के, नहीं है ना, नहीं, इट विल गो दिस वे, जैसे कि क्या ह्यूमन के बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए सोसाइटी बनी है, या सोसाइटी के लिए ह्यूमंस के बेसिक नीड्स उस तरीके से इवॉल्व, राइट? अब ये दो व्यूज है ना, डिपेंड्स कि भाई लोग आप किस पे डिपेंड करते हो। डू यू गो मोर फॉर द इंडिविजुअलिज्म और डू यू गो मोर फॉर द कलेक्टिविज्म? Of a capitalist among you, you will go for more for individualism, but those socialists can observe merit from these. You guys will support keep collectivism, right? Society above individual. So, according to scholars like Malinowski, anthropology stands between natural and social science. ठीक है, देखो अब Malinowski के हिसाब से anthropology natural and social science के बीच में आती है, right? तो इसीलिए जब हम लोग इवन एज ऑप्शनल आप एंथ्रोपोलॉजी को कंसीडर करते हो, तो यू डोंट कंसीडर एंथ्रोपोलॉजी एज जस्ट सोशल साइंस, कंप्लीटली ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल, नॉट डू यू कंसीडर इट कंप्लीटली अ साइंस ऑप्शनल या टेक्निकल ऑप्शनल। आप ये कंसीडर करते हो, उसको कहीं बीच में कंसीडर करते हो, राइट? और यही इसका चार्म है एंथ्रोपोलॉजी का, क्योंकि इसके अंदर एक काफी बड़ा पार्ट है बायोलॉजी वाला, इसके अंदर एक काफी बड़ा पार्ट है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का, जो आपको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में काम आएगा ही आएगा, एट द सेम टाइम आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में भी काम आएगा। और ऑलमोस्ट आधा पेपर वही होता है। तो अगर हाफ पेपर में आपने टेक्निकल लाइक साइंस वाली चीज आपने समझ के, आपने याद करके अच्छे से चले गए चीजों को समझ के, तो इट्स क्वाइट, इट बिकम्स slightly easier to handle. Right? According to scholar Malinowski, anthropology stands between natural and social science, while scholar like R.C. Brown considered anthropology as natural science. तो अब ये अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग व्यूज हैं, राइट? और एंथ्रोपोलॉजी की एक चीज है कि आपको अपना व्यू नहीं बनाना है, लाइक आपका व्यू कोई नहीं पूछ रहा है, क्योंकि यू आर नथिंग, इवन आर नो नथिंग, नो एनीवन इज नथिंग, राइट? क्योंकि हमारे तो कोई बुक्स नहीं है जो एक एंथ्रोपोलॉजी में एज अ इन जनरल लोग एक्सेप्ट करते हैं, राइट? तो आपके व्यूज सही हो सकते हैं, मगर उनका कोई तत्व नहीं है, उनका कोई बेस नहीं है। आपको उनका बेस देना पड़ेगा इन प्रॉपर थिंकर्स को कोट करके, right? इन थिंकर्स को, लाइक मैलिनोव्स्की को, हमने जब इन सबकी थ्योरीज पढ़ी है, तो उनकी थ्योरीज को कोट करना पड़ेगा आंसर के अंदर, अपने पॉइंट्स को वेट देने के लिए, अपने पॉइंट्स को एक सपोर्टिंग चीज देने के लिए। और दैट इज द की, आई थिंक, टू क्लियरिंग एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन। अब देखो, थिंकर्स इन द लेट 1920s who started react who started reacting culture in different societies, adopted a subjective point of view in which culture vary from society to society. अच्छा हो गया, हाँ, है ना? अब लेट 1920s के अंदर रिएक्टिंग रिएक्टिंग कल्चर, अच्छा ओके, तो नहीं, thinkers in the late 1920s who started reading culture in different societies adopted subjective point of view in which culture vary from society to society. अब देखो, जो इनिशियल थिंकर्स थे, जैसे अपना ईवी टेलर हो गया या पीएस हेनरी मॉर्गन, राइट? इस टाइप के जो इनिशियल थिंकर्स थे, ये लोग क्या थे? देवर ये लोग कंसिडर करते थे जैसे ह्यूमन एवोल्यूशन हर जगह पे सारे अर्थ पे सेम तरीके से हुआ है, वो लोग कंसिडर करते थे कि कल्चर भी हर जगह पे सेम तरीके से इवॉल्व किया है। इसका मतलब कि एक सोसाइटी सेम स्टेप्स के थ्रू जाती है कल्चर के अंदर भी, टू इवॉल्व टू द मॉडर्न थिंग। अब उनके लिए मॉडर्न क्या था? अब ईबी टेलर, लाइक दीज गाइस, दे वर लाइव इन द पीक ऑफ कोलोनियलिज्म, तो ये लोग का क्या था? यूरोप सेंट्रल व्यू था, राइट? तो ये लोग कंसिडर करते थे कि यूरोप की सोसाइटी जो है वो है सबसे ज्यादा इवॉल्व। तो इनके हिसाब से सबसे इवॉल्व रिलीजन क्या था? क्रिश्चियनिटी, राइट? मोनोथियज्म। वो कंसिडर करते थे बाकी सारे जो, लाइक अगर पॉलीथियस्टिक रिलीजन है, जैसे कि अपना इंडिया, राइट? हिंदुइज्म जो हमारा रिलीजन है, उसको एज अ बैकवर्ड रिलीजन, क्रिश्चियन रिलीजन उसको मानते थे वो लोग। वो लोग सोचते थे कि जो यूरोप की सोसाइटी है वो सबसे
डेवलप्ड सोसाइटी, वो सबसे पीक ऑफ मॉडर्निटी है। और तो इसीलिए वो लोग मानते थे कि बाकी जो लोग हैं, जैसे अफ्रीका के अंदर जो उनको ट्राइब्स मिले जो अभी भी हंटर हंटर एंड गैदरिंग करते थे, राइट? तो उनको वो लोग कंसिडर करने लगे एज प्रिमिटिव पीपल। उनको ये मानने लगे कि जो एवोल्यूशन यूरोप के अंदर 2000 साल पहले शुरू हो चुका था, जिससे चेंज होते होते आज जो उस समय मतलब 18th सेंचुरी में, उस समय ने यूरोप की जो सोसाइटी थी, मॉडर्न सोसाइटी थी, वही सोसाइटी इनकी भी हो जाएगी। बट ये लोग जल्दी इवॉल्व नहीं किए। ये लोग क्या है, एवोल्यूशनरी, कल्चरल एवोल्यूशनरी, सोशल एवोल्यूशनरी स्केल के अंदर ये लोग पीछे है। ऐसा इबिटल ने मानता था। और ये एक बहुत गलत व्यू है। क्यों? क्योंकि इससे क्या कंसेप्ट हम लोग कर रहे हैं कि चाहे कहीं भी इंसान हो, उसका ह्यूमन एवोल्यूशन सब जगह सेम होता है। अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन सेम होता है, बट कल्चरल एवोल्यूशन सेम नहीं होता है। तो जैसे ये अर्ली जैसे हम लोग मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ आते रहे ना, लेट 1900s में हम लोग आते रहे, तो वैसे वैसे थिंकर्स ने, जब उन्होंने अलग अलग सोसाइटी को पढ़ाई किया, अलग अलग सोसाइटी की स्टडी की, तो वो लोग देखने लगे कि अच्छा नहीं, सोसाइटी हर जगह पे सेम तरीके से नहीं होती है। ना ही सेम तरीके से स्ट्रक्चर होती है, ना ही सेम तरीके से इवॉल्व करती है। इट डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट जिसके अंदर वो ट्राइब्स रहते हैं, उन ट्राइब्स की पर्टिकुलर हिस्ट्री की, उनके हिस्ट्री में क्या क्या हुआ था, और उन ट्राइब्स का कॉन्टैक्ट किन किन के साथ हुआ था, राइट? इन सब चीजों पे, बहुत चीजों पे डिपेंड करता है कि एक सोसाइटी की या फिर एक ट्राइब या सोसाइटी जो भी है ना, उसका कल्चर कैसे इवॉल्व हुआ है। तो देखो, हम्म, तो क्या हुआ कि जब थिंकर्स पढ़ने लगे और डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स को, तब उन लोगों ने एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट कर लिया सोसाइटी को पढ़ते वक्त। अब एवोल्यूशन को पढ़ रहे हैं तो वो ठीक है, उसमें हम लोग बहुत ऑब्जेक्टिव, उसमें हम लोग बहुत ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि दैट इज साइंस, राइट? दैट इज साइंस। तो उसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। उसके अंदर समथिंग इज द एब्सोल्यूट ट्रूथ एंड अदर थिंग इज नॉट। बट जब हम लोग ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट्स की बात करते हैं, जब हम लोग इन सब्जेक्टिव चीजों की बात करते हैं, तो हम लोग को चीज पता चलती है कि नथिंग इज एब्सोल्यूट। कोई भी चीज 100% ट्रू नहीं होती है, कोई भी चीज 100% रॉन्ग नहीं होती है। तभी तब तब इसीलिए जो थिंकर्स थे, जब वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के सोसाइटी के बारे में स्टडी करने लगे, उनके बारे में समझने लगे, तो उनमें एक सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू धीरे धीरे अडॉप्ट कर लिया। अब वो लोग हर जगह पे हर सोसाइटी को, हर कल्चर को एक दूसरे से कंपेयर करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि स्ट्रेट लाइन में वो कहाँ आता है। अब वो लोग क्या देख रहे हैं कि भाई, क्यों ये कल्चर आज तक इस एनवायरनमेंट के अंदर है। दैट इज अ वेरी सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू। दैट मीन्स कि सोसाइटी अब एंथ्रोपोलॉजिस्ट थिंकर के हिसाब से जगह जगह के साथ, समय समय के साथ बदल सकती है। सब्जेक्टिविटी आ गई है इसके अंदर of it. So according to them, anthropology is not involved in giving a detailed description about a specific culture. ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी ये नहीं है कि हम लोग किसी एक स्पेसिफिक कल्चर के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, है ना? वरना फिर तो उस कल्चर की स्टडी हो गई वो चीज, है ना? एंथ्रोपोलॉजी थोड़ी हो गई। Anthropology is not involved in giving a detailed description about specific culture. Rather, it is to give comparative analysis between different cultures, right? है ना? इसका काम ये नहीं है एंथ्रोपोलॉजी का काम कि भाई तुमको किसी एक कल्चर के बारे में बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, स्पेसिफिक्स दे रहा है उस कल्चर के बारे में, नहीं। फिर तो वो उस कल्चर की स्टडी हो गई, दैट विल बी अ डिफरेंट थिंग। बट एंथ्रोपोलॉजी आपको क्या देता है? एक कंपैरेटिव एनालिसिस देता है बिटवीन डिफरेंट कल्चर्स, जिससे कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाओ कि कल्चर क्या होता है। And to frame social laws about origin and change in human society. By that analysis, later modern thinkers जैसे A.L. Kroeber, है ना, Bidney, even Petrarch, Robert Redfield says that holistic tendency are on increase in anthropology. And under this approach, man is studied on different level of culture and interaction, a different level of culture and interaction in the study of value and personality. Hmm.
The view of different scholars show that the anthropology is a amalgamation of science and social science, and it can't be studied with a particular subject matter. है ना? तो अब जो हमने अभी तक जो पूरा समझा कि इंसान ना ही एक कंप्लीटली बायोलॉजिकल बीइंग भी नहीं है और एक कंप्लीटली सोशल बीइंग भी नहीं है। वो क्या है? दोनों है ना? इंसान की हमारा शरीर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे शरीर के अंदर हमारा जो बायोलॉजी कैसे काम करता है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और हमारी सोसाइटी कैसे काम करती है, हमारा कल्चर कैसे काम करता है, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो एक अगर हम लोग एक होलिस्टिक व्यू लेके चले एंथ्रोपोलॉजी को लेके, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इट इज़ अ अमाल्गमेशन। अमाल्गमेशन क्या होता है? एक मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर किसका है? वो एक साइंस का भी है वो एक और सोशल साइंस का भी है। एंड इट कांट बी स्टडीड विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। और इसको हम लोग ऐसे स्टडी नहीं कर सकते हैं कि किसी एक ही पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर की हमने केवल साइंस या केवल सोशल साइंस को लेकर नहीं पढ़ सकते। हमको इन दोनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, तभी हम लोग एंथ्रोपोलॉजी को समझ सकते हैं। अब जैसे जो एएल क्रोबर था, बिडनी, एमएम स्पिट्राक है ना, उन्होंने क्या बोला? कल्चर एंड नेचर आर टू डिफरेंट थिंग्स एंड डू नॉट हैव एनी यूनिटी बिटवीन देम। है ना? इन्होंने कल्चर नेचर को एकदम ही अलग-अलग कर। अब मेरे हिसाब से ये भी थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट व्यू है। मेरे को लगता है ऐसा भी नहीं है, कल्चर एंड नेचर एकदम ही अलग-अलग नहीं है। नेचर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेचर के कारण ही आज इंसान ऐसा इवॉल्व हुआ है और जैसा इंसान इवॉल्व हुआ है, उसके हिसाब से ही हमारा नेचर, हमारा कल्चर उसके हिसाब से इवॉल्व हुआ है। तो इट्स नॉट अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बट हाँ, अगर हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो वी कैन स्टडी दीज़ 2 थिंग्स इन 2 डिफरेंट प्लेसेस। अब हम लोग देखते हैं, ओवरऑल हम लोग समझते हैं कि स्कोप क्या है एंथ्रोपोलॉजी का, ठीक है? देखो, पहला स्कोप क्या है? टू अंडरस्टैंड ह्यूमन ओरिजिन एंड इट्स एनिमल ओरिजिन, है ना? हमारे ह्यूमन के एनिमल ओरिजिन को हमको समझना। तो हम लोग उसको कंसीडर करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ से, है ना? ऑस्ट्रेलोपिथेकस अराउंड 2.2 मिलियन ईयर्स पुराना होमिनिन है जो अफ्रीका के अंदर मिलता है। क्योंकि इन जनरल हम लोग मानते हैं आउट ऑफ अफ्रीका थ्योरी में कि इंसान सबसे पहले बंदर से इंसान बनना शुरू हुआ अफ्रीका के अंदर और फिर वहां से इंसान बाकी जगह पे गया। हम लोग जब आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी पढ़ेंगे तब हम लोग लिटरली एक-एक एक-एक आर्कियोलॉजिकल जो रिमेन्स हैं, राइट? एक-एक जो फॉसिल्स हैं, उससे हम लोग देखेंगे कैसे इंसान अफ्रीका से बाहर आया था। ठीक है? देखो, दिस इज़ द बेसिक चीज़ कि एवोल्यूशन कैसे हुआ था। लाइक बहुत पुराने जो ह्यूमन होमिनिन्स हम लोग जो हमारे एंसेस्टर्स को मानते हैं, हम लोग ऑस्ट्रेलोपिथेकस शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलो मतलब साउथ और पिथेकस मतलब बंदर, यानी साउथ वाला बंदर। तो ये सब बंदर तुमको ये दिखेंगे साउदर्न हेमिस्फीयर के अंदर, ठीक है? Ardipithecus, Ardipithecus. It Ardi is human in Ethiopian. Ethiopian, okay. That is that जो इथियोपिया के अंदर जो हम लोग को ह्यूमन रिमेन्स मिलते हैं उनको हम लोग आर्डिपिथेकस कहते हैं। होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो सेपियन सेपियन, राइट? दिस इज अस, दिस इज द मॉडल ह्यूमंस। तो सबसे पहला जो स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी है वो है अपने इंसान के एनिमल ओरिजिन को समझना, ठीक है? फिर दूसरा क्या है स्कोप ऑफ एंथ्रोपोलॉजी? टू अंडरस्टैंड ह्यूमन सोसाइटी कि ह्यूमन सोसाइटी कैसे सिंपल से कॉम्प्लेक्स में गई है, राइट? इसको हम लोग सोशल कल्चर में पढ़ेंगे, फिक्स है। तीसरा क्या है? टू अंडरस्टैंड कल्चर डेवलपमेंट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, है ना? हम लोग कल्चर डेवलपमेंट भी हम लोग एक आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कैसे पता कि पास्ट का कल्चर क्या था? क्योंकि वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें हिस्ट्री से पता चलता है। क्योंकि हम लोग हिस्ट्री के अंदर लिटरेरी सोर्सेज होते हैं, उससे हमको पता चलता है कि अच्छा पास्ट में लोग इस सोसाइटी में इस फेस्टिवल को इस तरीके से मनाते थे। और हमारे पास अगर कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है तो उससे हम लोग को और हम लोग को एक फिजिकल एविडेंस मिल जाता है कि अच्छा हाँ, नहीं ये चीज़ केवल बस कोई कहानी नहीं है, एक्चुअली भी ये चीज़ होती थी। और तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? ह्यूमन सोसाइटी को एक बेटर डेवलपमेंट वे में समझ सकते हैं और ह्यूमन सोसाइटी के साथ कल्चर कैसे डेवलप हुआ है एक आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी समझ सकते हैं। देखो, ये भी एक स्कोप है एंथ्रोपोलॉजी का। टू अंडरस्टैंड ह्यूमन जेनेटिक्स, अब जिसमें आपको बताया जो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, राइट? वन ऑफ द 4 पार्ट्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, तो उसके अंदर हम लोग ह्यूमन जेनेटिक्स समझेंगे, जेनेटिक्स कैसे काम करता है, राइट? हम लोग उसके अंदर बायोलॉजी के अंदर डीप जाएंगे क्योंकि उसको भी समझना बहुत जरूरी है इंसान को समझने के लिए। 5 पर अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी। अब अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है? अब हम लोग जब एंथ्रोपोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो उस चीज को हम लोग अपने लाइफ में यूज कैसे कर सकते हैं, उस चीज को हम लोग रियल वर्ल्ड में यूज कैसे कर सकते हैं, जो हम लोग यहाँ से नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको हम लोग अप्लाइड एंथ्रोपोलॉजी मानते हैं। पहले ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बट आजकल आजकल अकॉर्डिंग टू जो मैंने देखा है ट्रेंड को, रिसेंट ट्रेंड के हिसाब से
ये बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? क्योंकि अब यूपीएससी आपसे ये नहीं एक्सपेक्ट करता है कि आप लाइक याद करके आप आंसर लिख लो, राइट? क्योंकि वो हमने स्कूल में इंडिया के अंदर बच्चों से कराते ही हैं कि रट के लिख के आ जाओ, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बट यूपीएससी वैसे लोगों को नहीं चाहता। यूपीएससी कैसे लोगों को चाहता है कि अगर आपने कोई चीज पढ़ी है, चाहे आपका ये ग्रेजुएशन था या नहीं था, इट डजंट मैटर। अगर आपने कोई चीज पढ़ी है तो आपने उसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव, आपने उसकी एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप की है। जब तक आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी एंथ्रोपोलॉजी के बारे में, तब तक आप उसको अप्लाई कैसे कर पाओगे? तब तक आप उसको रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई कर पाओगे? फिर एक्शन एंथ्रोपोलॉजी, ये सब हम लोग अभी धीरे धीरे पढ़ेंगे। कंक्लूजन क्या है? The view of different scholars show that anthropology is neither a science nor a social study. Rather, it is an amalgamation of both. It can be studied in isolation with subject matter. Right? बहुत सिंपल चीज है और काफी अच्छे तरीके से कंक्लूड किया है अभी हमने जो चीज पढ़ी है। हमने क्या पढ़ा अभी तक? कि भाई एंथ्रोपोलॉजी एक सब्जेक्ट मैटर है जो एरिस्टोटल के समय से डेवलप होता जा रहा है, धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है, अलग अलग समय में अलग अलग टाइम्स के हिसाब से उसकी डेफिनेशन भी इवॉल्व की, जैसे जैसे हमारी खुद की अंडरस्टैंडिंग इवॉल्व की है हमारे बारे में, वैसे वैसे एंथ्रोपोलॉजी की डेफिनेशन भी इवॉल्व की धीरे धीरे। और एक और चीज हमने देखा कि भाई एंथ्रोपोलॉजी ना ही इज अ नेचुरल साइंस भी नहीं है, ना ही वो पूरी सोशल साइंस है। एंथ्रोपोलॉजी क्या है? इट्स एन अमाल्गमेशन, मिक्सचर है दोनों चीज का। वो सोशल साइंस भी है, एट द सेम टाइम वो एक नेचुरल साइंस भी है। हम लोग दोनों को सेपरेटली नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक इंसान क्या है? इंसान एक एनिमल ओरिजिन भी इंसान का है और इंसान का सोशल और कल्चरल ओरिजिन भी है। तो उन दोनों को पढ़ने के लिए हम लोग को इन दोनों पहलू को साथ में लेके चलना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही।